सम्मान की लड़ाई तो सबसे ज़्यादा बिहार में लड़ी गई, और लेकिन दो चार गलती वो ऐसा कर गए जिसके कारण आज की तारीख में उनका जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो वो खराब था तभी तो बाहर हुए सत्ता। मुझे चिराग बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं दिखते। कुछ नेता ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उनको साथ नहीं रखो तो आपको नुकसान करवा देंगे। हाँ। कि मैं जो हारा ये पवन सिंह की मूर्खता के कारण आ गया। एक कहावत है बिहार के बारे में कि बिहार में बैल भी राजनीति समझता है। इसका मतलब गली गली चौबारे में राजनीति की बातें होती है, जाति की बात होती है, और यही सब चीजें जो है वो वहाँ के राजनीतिक समीकरण तय करता है। मेरे साथ है डॉक्टर विजय वर्मा जी, जो कि दयाल सिंह कॉलेज डीयू से हैं, वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और नालंदा बिहार से। तो इसका मतलब सर बिहार के बारे में पूरा जो नॉलेज है वो आप रखते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के साथ और मेरे साथ थोड़ी नॉलेज आप साझा करें। नहीं, पूरा नॉलेज रखना तो खैर संभव नहीं है जी, लेकिन आई होप कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। बिहार के चुनाव 2025 के अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, और जो समीकरण है वो इस बार क्या रहने वाला है ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। कौन सा जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है इस बार? नहीं, मुद्दे तो पुराने ही रहते हैं, मुद्दे ज़्यादा नए नहीं होते, लेकिन जनता ये देखती है कि कौन किन मुद्दों के प्रति कितना ईमानदार है और भविष्य में हमको क्या दे पाएगा। जी, मुद्दे तो मेरा ख्याल है देश जब से आज़ाद हुआ वही है, वही शिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार से मुद्दे हैं। मुद्दे में इशू नहीं है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले जाति का जो मुद्दा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है वहाँ की सब। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इथनिक आइडेंटिटी को लेके लोग थोड़ा सीरियस रहते हैं जी। वो पूरा फैब्रिक ऐसा है, उसके लिए किसी XYZ को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते आप कि वो है, और जाति एक मुद्दा निश्चित रूप से होता है जी। और देखिए इंदिरा गांधी ने भी एक बात कही थी कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, तो यहाँ भी जो वर्ड है इक्विटी, सोशल जस्टिस प्लस डेवलपमेंट, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना किस में घुसा हुआ है। फिर एक और जो पूरे इंडिया लेवल पे, लेकिन बिहार में आज की तारीख में बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि मंडल में कितना कमंडल घुसा हुआ है जी, और कमंडल में कितना मंडल घुसा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि ये देखना पड़ेगा कि मंडल में कितना कमंडल घुसा हुआ। मंडल का मतलब हुआ कास्ट पॉलिटिक्स जी, और कमंडल का मतलब हुआ रिलीजन, जो हिंदुत्व फैक्टर है वो है, या फिर कमंडल में कितना मंडल है जी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बिहार में अगर कास्ट है तो नेशनल लेवल पे आज की तारीख में रिलीजन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है ना। तो आजकल तो मतलब दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं बटोगे तो कटोगे तो दूसरा ये कह रहा है कि भैया हम बराबर हैं या नहीं, मैंने हम कटने के लिए ही हैं या हमें धमकी दे रहे हो जी, या हमको तुम उस मेन स्ट्रीम का हिस्सा मान रहे हो। ये बहुत बड़ा तो इशू है ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक बात कही अभी कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, बिल्कुल, तो आपको ये नहीं लगता कि बिहार में कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की वजह से डेवलपमेंट पीछे रह जाता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि आज भी अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो बिहार को थोड़ा पीछे देखा जाता है नजरों में। वो आप उसको कैसे देखते हैं वो आपका निजी राय है, मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, सारी लड़ाई डिग्निटी की लड़ाई होती है, इज इट क्लियर? यस, राइट। इकोनॉमिक जब आप बात करते हैं तो मटेरियल वेलबींग की बात है, उसको पर कैपिटा में आप एनालाइज कर सकते हैं जी। सम्मान की लड़ाई तो सबसे ज़्यादा बिहार में लड़ी गई, और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि अगर सबसे सम्मान वाला समाज है तो बिहार का है। बिहार का है, बिल्कुल है। आप आज किसी को भी कमज़ोर समझ के उसको दबा नहीं सकते हैं। आप उसको पहले जैसे आप ट्रीट करते थे अनह्यूमन तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो गवर्नेंस और सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन वो तो अलग चीज़ है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार में मैडम 85% जो क्राइम है वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, नहीं है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं, और लैंड से रिलेटेड है जी। और लैंड का झगड़ा हमारा, अगर हम एक घर के हैं तो है, तो इसमें स्टेट क्या करेगा? हालांकि स्टेट बहुत कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें हैं, सम्मान सबसे ऊपर की चीज होती है, उसके सम्मान की लड़ाई है बिहार। बिल्कुल नहीं, लड़ाई बिहार का जो आदमी होता है वो चूंकि इथनिक आइडेंटिटी को बहुत ही सीरियसली लेता है,
इसलिए वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही सब कुछ नहीं मानेगा। ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो और भी अपने factors। सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखेगा। जी। आज भी बिहार में विमेन रिलेटेड क्राइम बहुत लो है, बहुत लो है। अब आपने महिलाओं की बात कर ही दी है, तो मेरा अगला सवाल यही है कि महिलाओं के लिए क्या फैक्टर रहने वाला है इस बार? आपको लगता है कि जो पार्टियां हैं, महिलाओं को लेकर जो अपराध है वो धीरे धीरे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में हमने देखा है कि बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो महिलाओं के लिए अभी एक स्कीम भी बहुत समय से चल रही है कि पुरुषों के दारू पर बैन लग गया है, तो इस पर भी कई महिलाओं ने समर्थन जताया अपना, इसीलिए जेडीयू को वोट दिया, उनको समर्थन दिया उनको। लेकिन क्या लगता है इस बार कौन से फैक्टर्स जो होंगे वो हावी पड़ेंगे? नहीं, वो शराबबंदी पे आपका मेरा ख्याल है सवाल है और बहुत सीरियस मुद्दा है जी। मजाक में हम लोग बोलते हैं कि नीतीश जी के शराबबंदी से जो फायदा हुआ ये हुआ कि अब आपको पब्लिकली नागिन डांस जो देखने को मिलता था घर में कि पीने के बाद आप नौटंकी कर रहे हो, वो बंद हुआ है। जी। चोरी छुपे दिस रैट, तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि इससे जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है उसका बहुत लॉस हुआ है, तो कई तरह के विचार आ रहे हैं। और तीसरा एक और पहलू है कि कागज पे शराबबंदी बंद हुआ है, आपको मजाक में बोलते हैं कि होम डिलीवरी है, होती है। तो अब होम डिलीवरी है तो उससे क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग इसी धंधे में आ गए। तो एक बड़ा डिबेट आज की तारीख में है ना कि अगर कोई चीज़ आप ठीक से एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे और उसका लॉस तो बहुत है ना, राइट। और मेरा ख्याल है कि शराब एक बड़ा अजीब सा चीज़ है। उससे एक और चीज़ हुआ है कि महंगी शराब आप पी नहीं सकते, तो जो लोकल जो वो क्या बेसिक जो गांव में बनाते हैं वो बहुत जहरीला होता है जी। तो सवाल उठने शुरू हुए हैं। अगर मुझसे आप पर्सनल नोट पे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि शराबबंदी को रोक दिया जाना चाहिए, मतलब उसको अब ओपन करना चाहिए। शराब की बिक्री जो है उससे लॉस बहुत है। अब ज़्यादा है तो वो कुछ नहीं, वहाँ की बिहार की लड़कियों का ही वो जो पैसा है उसको एजुकेशन पे खर्च कर दीजिए, बिहार बहुत गुना आगे बढ़ जाएगा। तो लगता है लेकिन कि इस मुद्दे से महिलाओं का समर्थन जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी पर जाएगा। अब पॉलिटिकल चीज़ें अलग होती है, सोशल अलग होती है। मतलब मैं अगर होता, मुझे डिसीजन लेना होता तो मैं तो इसको ओपन करता, और जो रेवेन्यू आ रहा है उसको कुछ नहीं, उसके घर की बेटी को ही पढ़ा के आप बड़ा आदमी बन दीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एजुकेशन अपने आप एक चीज़ होता है। तत्कालीन थोड़ा सा दिक्कत होगा जी, लेकिन होगा, वो बहुत बड़ा एक इशू है। दूसरा ये भी देखना है कि बिहार एक थोड़ा सा जो हमारा जो स्टेट है वो इंडस्ट्रियली तो बहुत साउंड नहीं है जी। रेवेन्यू, अच्छा एग्रीकल्चर भी है वो बहुत बेसिक लेवल पे और कोई टैक्स उससे आता नहीं है, तो सर्विसेज सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर सेंट्रल तो वो कहीं ना कहीं आपको पैसा तो लगाने के लिए पैसा लाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए ये कदम जरूरी है कि वापस। हाँ, मतलब जो इसके आउटकम हुए ना वो बड़े पॉजिटिव नहीं हुए। शुरू में लोगों ने सोचा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब है इट इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। तो मेरा तो पर्सनल यही मानना है, अब पता नहीं और लोग इसको हो सकता है दूसरे नज़रिए से देखें। महिलाओं की बात की हमने, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह ही शिफ्ट होगा वोट उनका, लेकिन युवाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है युवाओं के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही है, और माइग्रेशन का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा है बिहार में। देखिए, आप मुझसे पूछिएगा तो मुद्दे सब जो पहले वही हैं। बिहार का युवा मेरी नज़र में माइग्रेशन को बहुत बड़े मुद्दे के रूप में नहीं देखता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बाई नेचर ही माइग्रेटरी हैं, है ना जी। मैं खुद 2 प्रोफेसरी की नौकरी बिहार और यूपी में छोड़ दिया कि नहीं जाना है, मुझे बढ़िया जगह रहना और बढ़िया जगह पढ़ाना है। तो वो बेहतर सुविधाओं के लिए, लेकिन वही सुविधाएं अगर वहाँ नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। बेहतर सुविधा सिर्फ वर्ड नहीं है, एक नेचर है जी। हमारी जितने DU के स्टूडेंट हैं सब बिहार यूपी से ही हैं। वो मम्मी पापा के पास 10 दिन रहने के लिए तैयार है, 20 दिन रहने के लिए तैयार नहीं है। बोला नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। तो फिर बिहार में कौन रहेगा? जो रह रहे हैं वो आते जाते रहेंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो हमने बिहार छोड़ दिया और जमीन छोड़ दिया, और ऐसा कुछ नहीं है। और आज की तारीख में छोड़ना क्या, आपके हाथ में मोबाइल है, दिन भर में आप 50 आदमी से बात कर लें, कनेक्टेड हो जाएं। हाँ? लेकिन अभी भी जैसे बिहार का जो युवा है बहुत संख्या में वहाँ पे युवा लोग मौजूद हैं, और इस बार वोटिंग में उनका बहुत बड़ा मतलब योगदान रहने वाला है। क्या लगता है कि किस तरफ मुड़ेंगे?
वो बहुत चीज देखेंगे। वो आसान नहीं है कहना कि किधर मुड़ेंगे। हाँ, वो जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे बियॉन्ड निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। यू नेम मुझे XYZ कोई पार्टी आप बता दीजिए कि इस जाति का युवा जो है इस आधार पे वोट करता है, रैशनल आधार, मुझे तो नजर नहीं आता। वो बोलने के लिए कुछ ही बोलता रहे, लेकिन जब वोट करना होगा तो फिर वही देखेगा हिसाब किताब कि मेरी जाति कहाँ है ना। तो ये एक इशू है, प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, इशू है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार की जो राजनीति है वो पिछले चुनावों के मुकाबले क्या तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो कुछ बदलाव हुआ है अब? देखिए, एक गवर्नेंस हमेशा एक इशू रहा है, राइट जी, उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है थोड़ा, हालांकि मैंने खुद ही आपको कहा कि मैक्सिमम जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो लैंड रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद जो एक मेजर जो सेफ्टी इशू है ना, वो किसी को भी प्रभावित करता है जी। तो वो रहे तो बेहतर होगा। लोग उसको इम्पोर्टेंट मानता है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है ना। और हम लोग जैसे बाहर रहे हुए हैं और बिहार के हैं, मेरा घर नालंदा बिहार शरीफ है, तो एक आइडेंटिटी तो जुड़ा हुआ है ना। जब मुझे कोई कहता है आपके बिहार में ये है तो बुरा तो लगता है, या दूसरा उसका एस्पेक्ट है कि जब अच्छी बातें होती है तो अच्छा भी लगता है, महसूस होता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप कहीं भी रहिए तो आपकी आइडेंटिटी जो है और जो कल्चरल रूट है उससे तो आप जुदा नहीं हो सकता। भाई विदेश में जाके लोग छठ कर रहे हैं तो हम दिल्ली को कौन सा ये विदेश है जी जी। और आज की तारीख में तो छठ यहाँ भी होता है, और कुछ नहीं है तो गांव में अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लीजिए और भेज दीजिए आपके गांव में क्या क्या हुआ है। तो वो कनेक्ट तो है ही ना, बिल्कुल। तो नहीं, राजनीतिक उससे मैंने ये सवाल पूछा कि अगर तुलना की जाए पुराने समय से, पुराने चुनावों से, उस टाइम धुरंधर हुआ करते थे। पुराने मतलब कितने पुराने और कौन? अब जैसे आप लालू यादव के टाइम की बात कीजिए तो धुरंधरों का चुनाव हुआ करता था, यादवों में उन्होंने एक मतलब एक अलग लहर भी लाई वो निचली तबके में थोड़ा। मुझे अगर लालू जी को एनालाइज करना है तो मैं एकदम दो टूक लाइन में आपको बताऊंगा कि जी, उनसे बड़ा नेता मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा। अगर उन्होंने जिंदगी में 2-4 गलतियां नहीं की होती तो आदमी मसीहा होता जी, बिल्कुल ठीक। उससे रूटेड आदमी मैंने नहीं देखा। आम जनता में कनेक्ट करने का जो पावर था, चाहे वो भोजपुरी बोलना हो, लोकल बोलना हो, अंग्रेजी बोलना, उससे बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं देखा जी। उससे मजबूत आदमी हमने वो चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन 2-4 गलती वो ऐसा कर गए जिसके कारण आज की तारीख में उनका जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा। नेक्स्ट पीढ़ी की अगर मैं अभी बात करूं, हाँ बताइए। तो अभी देखा जाए तो युवाओं का दबदबा ज्यादा है, मतलब युवा लीडरशिप ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। जैसे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से मतलब सबसे चेहरा अपना चमकाने की उसमें है, फिराक में, बिहार में भी। हालांकि उनको आरजेडी का सहारा लेना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा अगर देखें तो युवा फोर्स बहुत जोर शोर से काम कर रही है। देखिए, नीतीश और तेजस्वी, 2 लाइन में मैं बता दूं, मैं नीतीश जी को, उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो काम किया, डेवलपमेंट, गवर्नेंस सब अच्छा रहा। क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अब जो हेल्थ इशू है उससे मैं डरा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे अब कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं कुछ चुनिंदा मंत्रियों के और चुनिंदा नौकरशाही के बंधक हो चुके हैं, और लोग उनको प्रोजेक्ट करके बहुत फायदा उठा रहे हैं और आगे इसकी बहुत संभावना है। तो इसका नुकसान झेल सकते हैं इस चुनाव में? मे बी अब कौन कैसे देखता है देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको सीरियसली बोल रहा हूँ, राइट जी। हाँ, इसलिए अगर आप फर्स्ट फेज का नीतीश कुमार देखें, 2004 वाले थे, वो एक लाजवाब आदमी है, बिल्कुल, राइट। तेजस्वी अगर आते हैं तो उनको एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा। नंबर 1 कि ही इज ए वेरी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जी। नंबर 2, उनके ऊपर जो दाग है उनके ऊपर नहीं है, उनके जो पिता पे भी नहीं है। पिता ने एक ही गलती की कि किसी को इतना करीब कर लिया, संबंधी को, साले वाले को, और फिर वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया, और आज का रिलेशन इतना खराब है आपस का, ये नहीं करना चाहिए जी। घर परिवार है तो घर को सर पे थोड़ी बैठाइए, गवर्नेंस है, बिल्कुल। हाँ, परिवारवाद एक मुद्दा नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। भाई प्रोफेसर के घर में आराम से प्रोफेसर बन जाता है,
लेकिन आपको रिजल्ट डिलीवर करना पड़ेगा। जी। तो तेजस्वी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो अगर विश्वास दिला सकें कि मुझे गवर्नेंस आता है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर, वो मैं सशक्त कर सकता हूँ, मतलब बेटर कर सकता हूँ। दैट जीरो लॉ एंड टॉलरेंस। ऑर्डर की अगर आप बात करें तो कहा जाता है जंगल राज की बात की जाती है, उन्हीं के वक्त में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब था, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, तो वो खराब था तभी तो बाहर हुए तो ये सत्ता से। विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। नहीं, दो चीज है। उनके फादर के समय आपको क्या बोला कि लालू का बेस्ट पार्ट भी मैंने बताया, और ये वर्स्ट पार्ट यही था, और यहीं से सत्ता से बाहर हुए। सॉरी, और इसीलिए अगर देखिएगा कि ये अगर बाहर हुए सत्ता से तो उसी कारण से हुए। भाई लोग उस चीज को नहीं माने। लेकिन तेजस्वी ये चैलेंज इसीलिए फेस कर रहे हैं या करेंगे, ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है लोगों को कि जो फेज उन्होंने दिखाया उसको वो बदलने की वो रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हाँ, ये प्रूव करना पड़ेगा उनको। अगर वो कर दिए तो फिर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिल्कुल है। लेकिन अगर वो नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे युवा लीडरशिप की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान का जो फैक्टर है, क्या लगता है कि अभी कुछ समय पहले एक अफवाह कहिए या एक बात चल रही थी कि चिराग पासवान सीएम फेस बन सकते हैं, मतलब उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग, चाहे लोकसभा में देख लीजिए सीटें सारी हासिल की, तो इसीलिए उनको भी शायद लग रहा था कि मैं अपने बलबूते पे थोड़ा कर सकता हूँ। चलता रहता है पॉलिटिक्स में, लालच देना, लोभ देना, तोड़ना, अपीज करना, ये सब नॉर्मल सा चीज है। तो कुछ नुकसान कहीं पहुंचा सकते हैं वो, या किसका? चाहे अपनी पार्टी का चाहे सामने वाली का, क्योंकि जेडीयू से थोड़ी उनकी वो रहती है। मुझे चिराग बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं दिखते, मुझे नहीं दिखते। अगर वो होते तो पिछली बार जो उन्होंने किसी के इशारे पे जेडीयू के साथ किया था हरवाने के लिए, और वो ब्लंटली ये कहना कि मैं इसका हनुमान हूँ, ये सब मैच्योर आदमी का कभी काम नहीं है। मैच्योर आदमी किसी के इशारे पे चलने के लिए पहले तैयार ही नहीं होगा। ये सब अच्छी चीजें नहीं होती। हाँ, उनका एक बार्गेनिंग स्पेस है, दलित कम्युनिटी से आते हैं तो ही 4-5 सीट है, वो अपना कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पॉलिटिक्स बहुत मैच्योरिटी का चीज़ है, और आपको कई चीज़ जो है अपने को इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अभी तक उन्होंने कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं निभाया, नहीं, मेरी नज़र में नहीं निभाया। कुछ और समाज है जिनके नेता कुछ लोग बनते भी हैं और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसे माझी समाज की अगर मैं बात करूं तो जीतन राम मांझी अपने आप को उनका मसीहा कहते हैं, तो वो क्या भूमिका निभाएंगे इस बार? देखिए, एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ पॉलिटिकल साइंस में जो थोड़ा गंदा है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा उसको, मैं बोलता हूँ स्पॉइलर जी। कुछ नेता ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उनको साथ नहीं रखो तो आपको नुकसान करवा देंगे। हाँ। तो कई बार जो बड़े नेता होते हैं इसलिए उनको साथ में लेकर चलते हैं। हाँ। साथ रखते भी हैं, उनको टॉलरेट भी करते हैं और झेलते भी हैं। हाँ। और मन गाली भी देते हैं। अच्छा। तो कई ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे। तो आप जीतन राम मांझी को वैसा ही एक नेता कह रहे हैं? नहीं, मैं इंडिविजुअली किसी पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे वाले होते हैं ना, ये स्पॉइलर की भूमिका में होते हैं। और अभी जो सोलंकी सर के साथ ही मैं कह रहा था कि ये विधानसभा का इलेक्शन है, ये बार बार बोलना नहीं चाहिए, लोकसभा का नहीं है जी। तो इसमें ना छोटे छोटे मार्जिन पे कौन हार गया, कौन जीत गया, कौन 2000 आपका वोट कटवा लिया, कौन कर लिया, हाँ, कौन डमी आपके नाम से ही खड़ा कर दिया और पता कि हो गया। फिर कोई आप ही के जाति का आदमी है, ठीक है, जाति पे पॉलिटिक्स होती है, फिर पता लगा आप ही का जाति का आदमी को कोई 50 शेयर दिया, बोला खड़े हो जाओ, अब गलती से भी मान लीजिए वो 1000 ले गया। ये सब छोटे छोटे फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट। इसी बार बात करूंगी पप्पू यादव जी की। उनका भी एक पर्टिकुलर एरिया में अपना दबदबा है, और अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो राहुल गांधी के साथ काफी उनकी नजदीकियां देखने को मिली। कुछ टाइम पहले कुछ खटपट भी हो गई थी, स्टेज से उतार दिया था, लेकिन वापस फिर अब ठीक है सब कुछ। तो क्या लगता है कि उनका फैक्टर कितना काम आएगा? तो फैक्टर क्या होगा, बिल्कुल क्लियरली इंडिया अलायंस के ये में है, और आई थिंक ही इज देयर। उनको भी ये मालूम है कि मेरा भविष्य अगर है तो यही है, इंडिया अलायंस। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो अपना भी भविष्य खराब करेंगे और दूसरे का भी करेंगे। अगर मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पूछना चाहूँ तो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? भारी, देखिए
बिहार में जितनी जातियां हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल लोकेटेड है। ये यू नेम द कास्ट और आप फिक्स है कि ये इस पार्टी का सपोर्टर है। ठीक है। सिर्फ अभी एक जाति पे सब बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहुत उसको लुभाने की कोशिश हो रहा है। ये मैंने पिछले भी आपके में कहा, वो कुशवाहा है। इसलिए देखिएगा, और ये जो ऑफिशियल डाटा है ना 4.5% वाला जी, ये बिल्कुल गलत है। ये करीब 8.5 के आसपास है, मैं आपको बता रहा हूँ कुशवाहा जी। और इसी में बड़ी बहस हुई थी, क्योंकि आप 3% और 4% रहेंगे ना तो सारी पार्टियां आपकी आरती नहीं उतारेगी। अब देखिए सारे लोग उसको खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो स्विंग वोटर है, एक तरीके से कहीं भी जा सकते हैं। स्विंग नहीं है वो, इतना बड़ा फैक्टर है और थोड़ा प्रोग्रेसिव रैशनल टाइप होते हैं। तो अगर वो 8% में 6% भी दाएं बाएं हो गया तो फिर वो सारा कॉम्बिनेशन बिगाड़ सकता है, या बिगाड़ सकता है और बना सकता है। अपने लिए बना सकता है और दूसरे के लिए बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए देखिएगा उधर उपेंद्र कुशवाहा जी पूजे जा रहे हैं जी। पवन सिंह इतने बड़े हीरो बने हुए थे, कल पैर में छोटा भाई बड़ा भाई हो गया जी। उधर सम्राट चौधरी देखिए उनको डिप्टी बना दिया गया। तेजस्वी ने भी पिछले लोकसभा में करीब 8-9 को टिकट दिया। बिल्कुल। तो ये चीजें उनको, मैंने कई जगह कहा है कि जैसे तराजू पे कोई चीज तौलते हैं ना, तो आप मान लीजिए कि दोनों पलड़ा जो है बराबर है, लेकिन वो जो तराजू का जो डंडी पकड़े हुए जिसको अंग्रेजी में फलक्रम्प है, अगर वो किसी ने जबरदस्ती थोड़ा सा पकड़ के टाइट होके दाएं बाएं कर दिया तो वजन उधर ज्यादा हो सकता है। तो ये चीजें हैं बिहार में, ये जितनी जातियां हैं सब पॉलिटिकली एकदम लोकेटेड है। यू नेम द कास्ट और एकदम क्लियर है कि मैक्सिमम वोट इसके इधर जा रहा है। बड़े कुशवाहा जाति है जिसका इस बार देखना होगा कि किस तरफ जाते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि नहीं पिछले इलेक्शन में मतलब वो एनडीए ने ये देखा कि भाई कुशवाहा फैक्टर के कारण उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के चक्कर में पवन सिंह को खड़ा किया गया और उसका नतीजा हुआ कि 3-4 जो राजपूत जाति के लोग थे बेचारे मुफ्त में हार गए। सबसे ज़्यादा मुझे हमदर्दी तो आरके सिंह साहब पे, इतना ईमानदार इफिशिएंट आईएएस ऑफिसर, और उनका दर्द भी छलक के आया। पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा कि मैं जो हारा ये पवन सिंह की मूर्खता के कारण हार गया। क्योंकि मैम एक चीज़ आपको मैंने बार बार कहा है कि डिग्निटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक या पर कैपिटा इनकम के टर्म में नहीं होता है, राइट। तो कास्ट सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं है, कास्ट को लोग एक बहुत तरह से साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सारे यूनिट के रूप में देखता है। जैसे नेशनलिटी एक कंसेप्ट है वैसे ही कास्ट है, सिर्फ कास्ट में यूनिट होता है, कास्ट वर्सेस कास्ट। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो जो इसमें ज़्यादा कामयाब होगा सफल रहेगा। सर ने जैसा कहा कि तराजू जो है वो जिसके हाथ में है वो इसे इधर उधर थोड़ा भी कर दे तो किसी के भी फेवर में जो है रिजल्ट जा सकता है। तो इस बार बिहार इलेक्शन 2025 बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। कुछ नहीं पता कि किस ओर सत्ता जो है वो इस बार जा सकती है। हालांकि एनडीए गठबंधन जो है वो इतने समय से सत्ता में रहा है और नीतीश कुमार का भी जो फैक्टर है, सर ने बताया कि अभी तबीयत थोड़ी नाजाज है तो उसका भी देखने को मिल सकता है हमें कुछ। तो वो बड़ा फैक्टर है, बड़ा और फैक्टर। बाकी बीजेपी में कोई एक्सेप्टेड फेस नहीं है जिसको सीएम के रूप में आप प्रोजेक्ट पेश कर सके। तो अब बिहार की जनता देखेगी इस बार कि सोशल जो उनकी जातिवाद है वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहती है या बिहार के डेवलपमेंट में इस बार ज़्यादा मुद्दा जो है वो भारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।